हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 12 दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के 10 टॉपिक्स हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे पहले जो 10 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले जो कि द हिंदू, पीआईबी और वेरियस अदर न्यूज़पेपर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस से और आपके राज्यसभा टीवी से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं टॉपिक्स कौन से। सबसे पहले एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। देन यूएनईपी के ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। देन इसके बाद बेयर शीट द सेकंड क्या है इसको डिस्कस करते हुए हम चलेंगे सीसीपीआई के ऊपर। इसके बाद हमारा डिस्कशन रहने वाला है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट पीपीडी इनिशिएटिव के ऊपर। इजराइल के ऊपर भी एक क्वेश्चन एंड देन नायरोबी समिट के बारे में हम देखेंगे एक और क्वेश्चन। न्यूज़पेपर के अंदर इंडियन प्रोग्राम अलायंस विद नायरोबी समिट इसके बारे में भी मेंशन किया गया था कि कैसे हम लोग नायरोबी समिट से अलाइन करते हैं, तो एक क्वेश्चन यहां पर भी बनाया है। एंड देन हम देखेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर एक क्वेश्चन और फाइनली सीसीपीआई का जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था यहाँ पे उसके क्राइटेरिया को लेकर एक क्वेश्चन बनाया। ऑल्दो क्राइटेरिया मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन अभी लेट्स सी कि आपको वो चीज याद है कि नहीं। है मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया था लास्ट टाइम, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये चीज बताई थी। चलिए, आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझे जरूर बता दीजिएगा। और यहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू को लेकर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो इस जगह पर आप भेज सकते हैं। न्यू मेंबर्स जिन्होंने हमारी वेरियस सीरीज सब्सक्राइब करी है तो वरुण, प्रफुल्ल, हितेश, माधवी एंड भावना ने हमें रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है। चलिए, एक क्वेश्चन आपका ले लेते हैं जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा, तो मुझे लगा इसका कि आंसर आपको कर देना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि बेसिकली क्या होता है जब हम एग्जाम की यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि भाई मोटिवेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। हम कोई मूवी देखते हैं, कोई आईएएस या आईपीएस का इंटरव्यू देखते हैं, उनको किसी मूवी में देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपका मोटिवेशन हाई हो जाता है एंड देन इट गोज डाउन। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ चलता है कि मोटिवेशन कभी बहुत ज्यादा होता है प्रिपरेशन को लेके, फिर वो नीचे हो जाता है, फिर वो ऊपर हो जाता है, कुछ इस तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया किस तरीके से मोटिवेशन को मेंटेन करके रखना चाहिए। देखिए, इसमें होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि आप शावर लेते हैं एंड यू डू दैट ऑन एवरीडे बेसिस, राइट, तो यहाँ पे आपको क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार आपने शावर लिया और रेस्ट ऑफ द लाइफ आप फ्रेश फील करें? नहीं, आपके मोबाइल भी होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आप उसे एवरीडे बेसिस पे चार्ज करते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार चार्ज करके रख लिया वो पूरी जिंदगी के लिए चार्ज रहेगा, नहीं। तो यहां पे मोटिवेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपको एवरीडे बेसिस पे अपने आप को मोटिवेट करना होता है एक ऐसा लेवल मेंटेन करने के लिए जहां पर आप तैयारी जो है एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन के साथ कर सके। देखिए, ये आपका होता है मोटिवेटेड स्टेट, नीचे वाला आपका स्टेट होता है डीमोटिवेटेड स्टेट और ये होता है आपका होम्योस्टेसिस जिसके कहते हैं आप नॉर्मल स्टेट। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारी बॉडी या फिर हम कुछ इस तरीके से हमारी बनावट है ह्यूमन बॉडी की कि बार बार हम कोशिश करते हैं नॉर्मल स्टेट को अचीव करने की, ठीक है। तो कई बार हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और फिर अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाते हैं। इसी तरीके से डीमोटिवेटेड भी कई बार फील करते हैं लेकिन फिर वापस नॉर्मल स्टेट पे आ जाते हैं। तो आप मोटिवेटेड रहें तो इसके लिए आपको यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द थिंग्स जो कि आपको मोटिवेटेड रखती है, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो या कोई बुक रीड करना हो, मोटिवेटेड लेक्चर्स देखना हो, ये सब चीजें आपको इंटरमिटेंटली बीच बीच में करनी रहती हैं। और यहां पे अगर आप नॉर्मल स्टेट में भी आ जाते हैं, इवन इट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि नॉर्मल स्टेट वो स्टेट होता है जब आप अपनी एनर्जी को चार्ज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लीप जो होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक चार्जिंग द मोबाइल बैटरी। तो ये भी अपना प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब स्लीप लेंगे दैट इज आप अपने आप को रिचार्ज करेंगे तभी तो नेक्स्ट डे आप काम कर पाएंगे। उसी तरीके से जब आप नॉर्मल स्टेट में कुछ टाइम रहेंगे तभी तो आप अपने आप को मोटिवेट करके हायर स्टेट में आ पाएंगे और फिर जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए अपने अंदर से निकाल पाएंगे। सो डू नॉट थिंक कि आप 100% ऑल द टाइम मोटिवेटेड रहें 24 घंटे, ऐसा नहीं होगा। बहुत बार आपको नॉर्मल स्टेट में भी आना पड़ेगा जो कि काफी जरूरी होता है उस हाईली मोटिवेटेड स्टेट को अचीव करने के लिए। और इसमें इंटरमिटेंटली आपको अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जिम के लिए आपका होता है, बार बार मैं जिम का एग्जांपल जरूर लेता हूं। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू मेक अ बॉडी, जैसे कि आप चाहते थे, आपने बहुत एपिक बॉडी बना ली, बहुत फिनोमिनल बॉडी बना ली, लेकिन उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपने मसल्स वगैरह डेवलप कर लिए उसके बाद आप एक्सरसाइज छोड़ दे तो वो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके पास रहने वाले नहीं। आपको उसको मेंटेन करने के लिए एवरीडे बेसिस पे मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि आपको मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए एवरीडे बेसिस पे उसके ऊपर काम करना पड़ता है। सेम अप्लाइज इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आप अच्छे से एवरीडे बेसिस पे पढ़ाई करते हैं तो एक साल के बाद जो आपका एग्जाम है उसके क्रैक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए बीच में 2-3 साल आपने गैप ले लिया तो क्या आपको लगता है कि आप उतने अच्छे से एग्जाम को दे पाएंगे? आंसर इज नो, बिकॉज मेंटेनेंस जो होती है ना किसी भी चीज के अंदर वो काफी जरूरी होती है, चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो,
कंसिस्टेंसी जो होती है वो काफी जरूरी होती है, चाहे वो मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए हो। तभी मैं कहता हूं बार बार कि बीच में जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी दिन खाली मत जाने दीजिएगा, चाहे आप उस दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही किताब पढ़ के सिर्फ 2 लाइनें पढ़ के ही क्यों ना बंद कर दे, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो होती है वो आपको वैसे भी एनकरेज करती है किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए। जब भी एक भी दिन मिस हो जाता है बीच में, तो फिर वो दूसरा दिन भी हो जाता है, और वो 2 दिन 3 दिन कब हो जाते हैं, 4 दिन कब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो कंसिस्टेंसी बना के रखिए। मोटिवेटेड स्टेट जो है, इसके लिए आपको कई बार नॉर्मल स्टेट में भी जाना पड़ेगा, इवन दैट इज एक्सेप्टेबल, और आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर टू स्टे मोटिवेटेड फॉर दिस एग्जाम प्रिपरेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि नेटमॉक की एप्लीकेशन काफी सारे लोगों ने डाउनलोड करी गई है। दिस एप्लीकेशन इज न्यूली लॉन्च्ड, नेटमॉक IAS, जिसके ऊपर हमारे वीडियो कोर्सेज आप जो है देख सकते हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं। सम ऑफ द फ्री कोर्सेज आर ऑल्सो बीइंग अपलोडेड, तो फ्री कोर्सेज भी हम यहाँ पे डालने वाले हैं, और फ्री लेक्चर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो अपनी परफॉर्मेंस है वो भी आपकी मेजर होगी, जो कि अभी तक दूसरी एप्लीकेशन में नहीं मिलता था। तो जो हमारी पहली एप्लीकेशन है दैट इज फॉर द नॉलेज पर्पज, जिसमें सारा कॉन्टेंट डाला जाता है, और वीडियो से कंसर्निंग काफी सारी चीजें आपको सेकेंड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। चलिए, तो इसको आप नेटमॉक IAS करके सर्च कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। चलते हैं अपनी मार्किंग स्कीम के ऊपर। तो कोशिश करिएगा 6 अच्छी से ज्यादा स्कोर करने की। यहाँ पे कोशिश करिए 6 अच्छी से ज्यादा MCQs आपके करेक्ट हो, लेस देन 6 है तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एमिशन गैप रिपोर्ट। पूछा गया एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है, और मेरे एक स्टूडेंट ने ही कहा था कि कुछ इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बनाए, तो ये नया पैटर्न जो है क्वेश्चन का इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप भी चाहते हैं कोई स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम 2 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन करते थे, 3 स्टेटमेंट्स वाले करते थे, 4 स्टेटमेंट्स वाले करते थे, और कई बार ABCD करके 4 ऑप्शन दिए जाते थे। तो ये एक नया पैटर्न है, वैसे UPSC में पूछा जाता है, तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया है। आप चाहते हैं किसी और तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए आपके करंट अफेयर्स के MCQs में, सो यू कैन टेलीग्राम मी फॉर श्योर। तो यहाँ पे पूछा है कि इस एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इट इज पब्लिश्ड बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, हो सकता है। इट मेजर्स द गैप बिटवीन एंटिसिपेटेड एमिशन लेवल्स कंसिस्टेंट विद द पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। तो ये क्या करता है, एंटिसिपेटेड एमिशन लेवल किसी भी कंट्री के जो होते हैं वो मेजर करता है, गैप को मेजर करता है, ये देखता है कि पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उससे अलाइनमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कॉन्टिन्यू डिक्लाइन फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर, और ऐसा पाया गया रिपोर्ट के अंदर कि जो तीसरा साल है लगातार जब ये आपका एमिशन है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है, तीसरे साल 2019 के अंदर। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि 2020 की UNEP की एमिशन गैप रिपोर्ट जो है इसको रिसेंटली पब्लिश किया गया। तो ये तो बात सही होगी कि UNEP से पब्लिश करता है, और ये देखा गया है कि 2019 के अंदर कि 3 साल से लगातार जो एमिशन है वो राइज कर रहा है। ठीक है, तभी ये कॉज ऑफ कंसर्न बन गया। डिक्लाइन कर रहा होता तो काफी अच्छी खबर होती, बट ऐसा हो नहीं रहा है। एमिशन गैप रिपोर्ट करती क्या है, एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम UNEP, ये मेजर करती है द गैप बिटवीन एंटिसिपेटेड एमिशन, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के गोल के साथ अलाइन करते हैं कि नहीं करते। तो यहां पे बेसिकली किसी कंट्री ने कहा पेरिस अग्रीमेंट के हिसाब से कि हमारा एमिशन जो है X रहेगा। ठीक है, अब यहां पे एंटिसिपेटेड एमिशन उनका देखा गया तो 2x हो गया, तो यहां पे डिफरेंस हो गया ना काफी ज्यादा। तो ये एमिशन गैप रिपोर्ट यही बताती है कि आपने टारगेट क्या सेट किया है पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से, जहां पे हमें 2 डिग्री से 1.5 डिग्री का जो हमें एक टारगेट दिया गया, उसके कंपैरिजन में हमारे एंटिसिपेटेड एमिशन क्या है और दोनों के बीच में गैप क्या है, ये एमिशन गैप रिपोर्ट बताती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि A एंड B दोनों की ही बात करता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर इज डी। ओवर द लास्ट डेकेड टॉप 4 एमिटर्स कौन कौन है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, EU जो 27 नेशन, UK अलग है, एंड देन इंडिया है। तो यहां पे ये टॉप 4 एमिटर्स की बात करी गई है। देन इसके अलावा टॉप 7 एमिटर्स के भी यहाँ पे नाम दिए गए, जो कि कितना कितना कंट्रीब्यूट करे ये भी बताया गया। ये जो फैक्ट्स होते हैं इस तरीके की स्टेटमेंट, ये आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए मेंस के अंदर पॉइंट्स लिखने के लिए। देखिए, कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 65% या 65.35 है तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही डेटा लिखे। अगर 65.35 है तो आप 64 to 66 कुछ भी लिख सकते हैं, आपको एग्जैक्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है अगर याद नहीं आता है तो। लेकिन एक जनरल आइडिया होना चाहिए। 65 को 35 मेंस के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि उससे फिर मेंस का आंसर आपका फैक्चुअल तौर पे गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा डेटा मैं आपको देता रहता हूं, ताकि एकदम से डेटा आपको याद ना करना पड़े, और मेंस के अंदर जब भी पॉइंट्स लिखें तो कुछ ना कुछ डेटा आप वहां पे जरूर मेंशन करें। चलिए, UNEP को लेकर सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज और आर पब्लिश्ड बाय UNEP। अभी हमने जो ग्लोबल एमिशन गैप रिपोर्ट थी उसके बारे में देखा था, वो तो UNEP लेके आती है। अब दी गई हैं 3 रिपोर्ट्स। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, क्या इसको कौन लेके आता है, UNEP लेके आता है। फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, सोचिए।
चलिए, तो अगर ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक की बात करें तो ये रिपोर्ट भी यूएनईपी के द्वारा लाई जाती है। फ्रंटियर्स करके रिपोर्ट है, ये भी यूएनईपी के द्वारा लाई जाती है। क्या इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, ये भी यूएनईपी के द्वारा लाई जाती है। तो यस, ये भी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाई जाती है। इसके अलावा अगर हम कुछ कैंपेन्स की बात करें तो मेजर कैंपेन्स की बात करें तो UN75 करके एक मेजर कैंपेन है यूएनईपी का। इसके अलावा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वाइल्ड फॉर लाइफ, ये भी एक मेजर कैंपेन है किसका, यूएनईपी का। बीट पोल्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट काफी और सिग्निफिकेंट यूएनईपी का आपका एक कैंपेन है। हेडक्वार्टर कहां पे फॉल करता है यूएनईपी का, इट इज इन नायरोबी केनिया के अंदर। अब ये मैंने कैंपेन्स के नाम इसलिए बताया क्योंकि एनवायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो सारे नहीं तो एक या दो आप कैंपेन जरूर मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीसीपीआई। सीसीपीआई को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछा कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इन इंडिया 2019 की बात करें तो जो हमारी पोजीशन थी, टॉप 10 पोजीशन में से एक थी। इंडिया रैंक्स 10th इन 2020। 2020 में बात करी जाए तो इंडिया का जो रैंक है वो 10वां आया है और स्वीडन जो है उसने फर्स्ट रैंक यहां पर अचीव किया है। तो सीसीपीआई के ऊपर क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए गए हैं, लेकिन यहां पर जो स्टेटमेंट्स बनी गई हैं वो कुछ नई स्टेटमेंट्स के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे इंडिया जो है अलग अलग कैटेगरीज में रैंक अलग अलग आया है, लेकिन यस ओवरऑल जो 2019 था उसमें जो हमारी पोजीशन थी वो कितनी थी, हम 9th पोजीशन पर थे। ठीक है, मतलब टॉप 10 में थी, पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। और 2020 में एक स्टेप हम नीचे चले गए हैं, मतलब 10th पोजीशन पे आ गए। बात करी जाए क्या स्वीडन का रैंक फर्स्ट है, तो नहीं, स्वीडन का रैंक फर्स्ट नहीं है, स्वीडन का रैंक 4th है। और मैंने ये स्टेटमेंट क्यों बनाई थी बताऊंगा। इवन दो स्वीडन ने टॉप किया, मतलब 4th पोजीशन पे आते हुए भी स्वीडन ने टॉप किया। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि जो टॉप है वो तो फर्स्ट पोजीशन वाला करता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस में देखते हैं अभी आंसर क्या हो जाएगा। आंसर विल बी ए। ठीक है, अगर बात करी जाए अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट 27th आउट ऑफ 57 कंट्रीज अंडर द कैटेगरी दिस टाइम। लास्ट ईयर हमारा जो रैंक रिन्यूएबल एनर्जी में था वो 26 था। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, इसमें 14 इंडिकेटर्स, 4 क्राइटेरिया होते हैं और हर क्राइटेरिया के अंदर अलग अलग आपकी रैंकिंग जो होती है, अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलते हैं, उसके बाद आपकी एक ओवरऑल रैंकिंग जो होती है बनाई जाती है। चलिए अब तीसरी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि स्वीडन ने टॉप किया लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आया, क्योंकि पहले 3 पायदान जो थे यहां पे कोई भी नहीं आया। फर्स्ट 3 रैंक जो थे किसी ने भी अचीव नहीं किया है। 4th रैंक से यहां पे शुरुआत हुई और स्वीडन ने यहां पर 4th पोजीशन पे, मतलब टॉप पोजीशन यहां पे गेन करी है। ठीक है, इसे पब्लिश कौन करता है सीसीपीआई को, जल्दी से बताएं। चलिए, तो इसे पब्लिश कौन करता है, इसे पब्लिश करता है जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच के अलावा है कैन। कैन क्या है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, और इसके अलावा है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। इनके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है और 2005 से इसे पब्लिश किया जा रहा है। इट इज एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल, जिससे कि ट्रैक किया जाता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस, जिसमें 57 कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है और साथ में ही 57 कंट्रीज के साथ ईयू को भी इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। दीज कंट्रीज टुगेदर जनरेट 90% प्लस ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। तो सबसे ज्यादा एमिशन जो है इन्हीं कंट्रीज से आता है, इसी वजह से इनको यहां पर रैंक किया जाता है। और जैसे कि आप इंडिया का रैंक जो है वो भी देख सकते हैं 10वां, और हमारी परफॉर्मेंस वैसे इंप्रूव हो रही थी यहां पे। ठीक है, लेकिन यहां पे 2019 और 20 में एक फिनोमिनल चेंज देखा जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, बेयर शीट के ऊपर है। पूछा गया बेयर शीट द सेकंड प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किस कंट्री का है, इजराइल का है, यूएई का है, कनाडा का है या फिर ऑस्ट्रेलिया का है, सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली इजराइल ने बेयर शीट 2 प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया है और यहां पे रखा गया, ये बेसिकली 2024 का टारगेट रखा गया कि मून के ऊपर इसे लैंड कराया जाएगा। इट इज एन अनमैन्ड क्राफ्ट, तो इसमें कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी यहां पर व्यक्ति इस पर्टिकुलर क्राफ्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ध्यान रखिएगा। अर्लियर इजराइल्स बेयरशीट प्रोब क्रैश लैंडेड ऑन द मून। तो जो बेयरशीट 1 था वो क्रैश हो गया था, इस वजह से बेयरशीट 2 जो है उसको लॉन्च किया गया। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कोई भी क्रू मेंबर नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा, इसका कोई क्रू नहीं है। बेयरशीट का मतलब क्या होता है, अगर हम हिब्रू की बात करें इसका मतलब होता है जेनेसिस। ठीक है, अगर कुछ दिन पहले आपको याद हो तो यूएई ने भी कहा था कि उन्होंने भी एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट जो है 2024 तक भेजना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा नासा का जो आर्टेमिस है, इट्स ए क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो कि नासा का है, जिसका गोल है कि फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द मून जो है वो लैंड कराएंगे, स्पेसिफिकली साउथ एरिया के अंदर, साउथ पोल के अंदर 2024 तक। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया बेसिकली ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो इजराइल है
इसराइल के साथ कौन कौन सी कंट्री जो है इसके बॉर्डर को टच करती हैं, और वो आपको बताना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, राइट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसराइल को टच करती है। देखिए तीनों टच करती हैं क्योंकि तीनों ही ऑप्शन में दे रखी है। मेन चीज आपको बतानी है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन टच करता है। क्या लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट के अंदर से पहला पेयर तो ये दे रखा है कि लेबनान टच करता है, फिर जॉर्डन, फिर इजिप्ट, या फिर पहले जॉर्डन टच करता है, फिर लेबनान टच करता है, फिर इजिप्ट टच करता है, या फिर पहले लेबनान टच करता है, फिर इजिप्ट एंड फिर जॉर्डन, या फिर इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान। तो ये चीज आंसर आप तभी कर पाएंगे, काफी एक तरीके से कहेंगे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर इजराइल का मैप देखा हुआ है तो इसका आंसर करने में परेशानी नहीं होगी। सोचिए, चलिए मैप दिखा देता हूं आपको। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो लेबनान आता है, फिर आपका जॉर्डन आता है, फिर आपका इजिप्ट आता है। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो वैसे आप इजिप्ट से भी शुरू कर सकते थे और फिर लेबनान पे और फिर जॉर्डन पे आ सकते थे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पीछे ऑप्शन इस तरीके का नहीं दिया है आपको। 1 2 3 दिया गया है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले लेबनान टच करता है, फिर जॉर्डन, फिर इजिप्ट। आंसर हो जाएगा ए। मान लीजिए अगर आप 1 3 2 यहां पे डिसाइड करते हैं, मतलब पहले लेबनान, फिर इजिप्ट, फिर जॉर्डन, क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? नहीं, क्योंकि पहले लेबनान होता, फिर इजिप्ट होता और फिर जॉर्डन होता, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब भी आप मैप को देखें, अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का जो स्तर है क्वेश्चन का, उससे भी थोड़ा सा हम एक लेवल आगे होके चलेंगे ताकि किसी भी तरीके का एग्जाम आए क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। चलिए, तो यहां पे ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज में 60 सेकंड्स के अंदर देख लेते हैं आपको बेसिकली इस पूरी सीरीज के अंदर मिलने क्या वाला है। सो इन दिस सीरीज जो है हम डे वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसमें जो टाइम भी रखा गया 5 से 6 घंटे का मटेरियल जो है वो आपको एवरीडे बेसिस पे दिया जा रहा है, ताकि चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी इसकी तैयारी कर सके, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, वो भी आप कर सके, बुक्स पढ़ने का टाइम भी आपको मिले, क्योंकि 5 घंटे के असाइनमेंट्स जो है इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि इजिली एक दिन के अंदर कवर करे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना मटेरियल दिया जा रहा है जो कि आपको एग्जाम भी क्रैक करवा दे, और आपकी जो तैयारी है वो भी आपको ऐसे ओवरवेलमिंग ना लगे कि एक दिन में आपको बहुत ज्यादा मटेरियल, बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, या ऐसा भी ना लगे कि बहुत कम असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 5 घंटे, 4 से 5, 5 से 6 भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो 4 से 6 घंटे के जो असाइनमेंट्स है एवरीडे बेसिस पे आपको दिए जाते हैं। आप एवरेज मान सकते हैं कि 5 घंटे के असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं, ताकि आप तो जो वीडियोस होते हैं वो भी आप कंप्लीट कर लें, और साथ में जो क्विजेज होते हैं, जो माइंड मैप्स होते हैं, जो पीडीएफ्स होती हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएं, और जो मेंस के आपको आंसर राइटिंग करनी है वो भी आप यहां पर कर पाएं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज, इसमें अराउंड 1000 के आसपास आपको लेक्चर्स एंड इतने ही आपको क्विजेज जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। डे वाइज आप इसकी प्रिपरेशन जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग पीपीडी, पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। पूछा गया, इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिंग एंड इंप्रूविंग साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है जो कि क्रिएट किया गया किस चीज के लिए? साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए हो सकता है। सेकंड, पीपीडी वाज लॉन्च्ड एट 1994 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, आईसीपीडी के अंदर। तो क्या इसे 1994 में आईसीपीडी के अंदर लॉन्च किया गया था? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है बिल्कुल सही बताया कि इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव, जिससे कि साउथ साउथ कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने की बात करी गई है। और अगर मैं पीपीडी की बात करूं तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर लोकेट करता है। इट इज एन अलायंस ऑफ 27 डेवलपिंग कंट्रीज, और इंडिया भी इसका एक मेंबर है, ध्यान रखिएगा। 1994 में इसे लॉन्च किया गया था आईसीपीडी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है, रिसेंटली न्यूज में मेंशन किया गया था, इस वजह से इस पे क्वेश्चन बनाया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो इसी से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया नायरोबी समिट के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज ऑल्सो नोन एज ICPD+25, इसे ICPD+25 के तरीके से जाना जाता है, हो सकता है। इन दिस इट वॉज अनाउंस टू अचीव लेस देन 100 प्रिवेंटेबल मेटर्नल डेथ, इसके अंदर यह अनाउंस किया गया था कि जो मेटर्नल डेथ्स है, प्रिवेंटेबल मेटर्नल डेथ्स, उसको हमें लेस देन 100 पे लेके जाना है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। आईसीपीडी क्या है? आईसीपीडी इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो यस, नायरोबी समिट को ICPD+25 भी कहा जाता है। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। यहां पर जो बात करी गई है कि जो प्रिवेंटेबल मेटर्नल डेथ है उसको कितना करना है, तो यहां पे जो टारगेट और जो अचीवमेंट के लिए कहा गया था वो था 0 प्रिवेंटेबल मेटर्नल डेथ, ना कि लेस देन 100। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा आपका? पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ए आंसर होगा? नहीं, आपसे पूछा है कि
आपका इनकरेक्ट कौन सा है? तो आंसर होगा आपका बी विल बी द इनकरेक्ट आंसर। और वही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी थी। तो यहाँ पे 3 टारगेट्स बनाए गए, जीरोस बाय 2030 कहा जाता है इसे, 3 जीरोस, 0 प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, 0 अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, 0 जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस बाय 2030। ये यहाँ पे टारगेट्स रखे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है नायरोबी समिट के बारे में और इंडिया के बारे में। इंडियन प्रोग्राम जो नायरोबी समिट के साथ अलाइन करते हैं उनके नाम आप बताएं। तो बेसिकली 3 प्रोग्राम दिए और आपसे पूछा है कि नायरोबी समिट के साथ इन तीनों में से कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो कि अलाइन करता है। क्या नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 नायरोबी समिट के जो टारगेट्स थे उसके हिसाब से अलाइन करती है? व्हाट अबाउट सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, क्या ये अलाइन करती है? व्हाट अबाउट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर आप पीछे देखें नायरोबी समिट के अंदर किसकी बात करी गई? यहाँ पे हेल्थ की बात करी गई, फैमिली प्लानिंग की, मैटरनल डेथ की बात करी गई है, जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करी गई। तो कहीं ना कहीं विमेन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर काफी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। और हमारे यहाँ पर भी जो तीनों प्रोग्राम है वो इसी चीज से ही एसोसिएट करते हैं, चाहे वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव हो, या फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों जो प्रोग्राम्स हैं वो नायरोबी समिट के साथ अलाइन करते हैं, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया जो है उनको लेकर है पूछा गया कि बताएं कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि LWE एरिया के अंदर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाले एरिया के अंदर, उनको काउंटर करने के लिए लिए गए थे। क्या ग्रे हाउंड उसमें से एक प्रोग्राम है? क्या ऑपरेशन ग्रीन हंट LWE एरिया के अंदर ही लाया गया है उनको काउंटर करने के लिए? ये भी हो सकता है। देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है? क्या ये भी LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया के अंदर लाया गया है? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ग्रे हाउंड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इनको 1989 में रेज किया गया था एंड इट वाज एन एलीट एंटी नक्सल फोर्स। तो नक्सल्स को काउंटर करने के लिए काफी एलीट फोर्स जो थी उसको रेज किया गया था, विच इज द करेक्ट आंसर। देन 2009 और 10 में ऑपरेशन ग्रीन हंट को चलाया गया था ताकि मैसिव डेप्लॉयमेंट किया जा सके सिक्योरिटी फोर्सेस का, ताकि जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज है वहां से नक्सल्स को खत्म किया जा सके, उनको काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो है वो भी करेक्ट हो जाता है। एक प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था LWE मोबाइल टावर्स। इसमें क्या था, जो भी ऐसे एरियाज है जो कि नक्सलों से अफेक्टेड है वहां पर ज्यादा से ज्यादा मोबाइल टावर्स जो इंस्टॉल करे जाएंगे ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। और बहुत बार आपने ये भी सुना होगा न्यूज के अंदर कि जो नक्सल्स होते थे इन मोबाइल टावर्स को टारगेट करते थे और इन्हें डैमेज करने की कोशिश करते थे। तो ये जो तीसरा प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये भी इसी चीज के लिए चलाया गया था, क्योंकि यहां पे एम रखा गया था। वैसे इसे 2018 में शुरू किया गया था और एम रखा गया था कि ऐसे एरिया जो कि नक्सलों से अफेक्टेड है वहां पर किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है, कैसे डेवलपमेंट जो है वो किया जा सकता है, कैसे वहां पे जो की सोशल एरियाज होते हैं उनके अंदर बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लाया जा सकता है। क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो इस तरीके की एक्टिविटीज ऐसे माना जाता है कि अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर आप पहले की जो सरकार थी उनके बारे में भी देखें तो उनकी भी एक ड्यूअल यहाँ पे पर्सपेक्टिव था इस चीज से लड़ने का। एक तो आपका आयरन हैंड से लड़ेंगे जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन हंट हो गया, ग्रे हाउंड हो गया, और एक आप सॉफ्ट तरीके से भी लड़ेंगे, दैट इज वहां पे इन एरियाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करके। ये जो 2 तरीके के पॉइंट्स है, मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहना कि वी विल फॉलो अ डुअल स्ट्रेटेजी। डुअल स्ट्रेटेजी में क्या होगा, एक तरफ तो हम इस तरीके के ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे ताकि उनको काउंटर किया जा सके, और दूसरी तरफ ऐसे एरियाज जो कि नक्सलों से प्रभावित है वहां पर हम डेवलपमेंट जो है उसको तेज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डेवलपमेंट आएगा तो यहां पे LWE की कोई जगह नहीं बचेगी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वंस अगेन आंसर इज डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे कंसर्निंग एक और प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था समाधान। समाधान की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो होती हैं आपको मेंस के अंदर जरूर लिखनी होती है। तो चाहे तो इसको याद कर लीजिएगा। स्मार्ट लीडरशिप होनी चाहिए, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मोटिवेशन ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो ये जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ये जो टर्मिनोलॉजी थी वो दी थी, इसको भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको रूट आउट करने के लिए। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट पुट द फॉलोइंग CCPI क्राइटेरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स थे, 14 इंडिकेटर्स थे, मोर स्पेसिफिकली बता ही देता हूं आपको, और 4 क्राइटेरिया थे। ठीक है, और उन 4 क्राइटेरिया में अलग अलग वेट के हिसाब से इन इंडिकेटर्स को डिवाइड किया हुआ था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक इन्फोग्राफिक दिखाया था जिसमें सर्कल था, सर्कल के अंदर सर्कल था, यहाँ पे 4 पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ था, और यहाँ पे 14 इंडिकेटर्स थे, और मैंने आपको परसेंटेज वाइज भी सारा दिखाया था। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो हम बेसिकली क्राइटेरिया की बात करते हैं उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, क्योंकि किसी क्राइटेरिया का वेटेज ज्यादा है, किसी क्राइटेरिया का वेटेज कम है। तो ग्रीन हाउस गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज, इसको आपको एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाना है।
तो क्या पहले ग्रीन हाउस गैस का वेट ज्यादा है, एनर्जी यूज का कम है, रिन्यूएबल एनर्जी को और भी कम है, या इससे उलट है? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहां पे ग्रीन हाउस गैस है, इसको 40% वेट दिया गया, ठीक है। फिर आया है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे 20% वेट दिया गया है। एनर्जी यूज का वेट भी 20% है। और इसके अलावा एक और चीज है जिसका नाम है चौथा हमारा कंपोनेंट, पॉलिसी, क्लाइमेट पॉलिसी कहते हैं जिसे मोर स्पेसिफिकली, इसको भी 20% वेट दिया गया है। तो अगर आप देखें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपको घटते क्रम में इसे लगाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ग्रीन हाउस गैस 1, उसके बाद 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या फिर 1 3 2 भी हो सकता है। अब देखेंगे इन दोनों में से हमारे ऑप्शंस में क्या है। क्या हमारे पास 1 2 3 1 3 2 दोनों में से कुछ है? नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। ओके, तो ये पहले वाला जो है ये हमें मिल जाता है, ठीक है। अगर 1 3 2 भी होता तो वो भी करेक्ट होता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमारा आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट किसका है? ग्रीन हाउस गैस का। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी का जो वेट है वो सिमिलर है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए, इंडिकेटर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो अभी चलेंगे अपनी रिवीजन के ऊपर, जो कि रहने वाली है एक्टिव रिवीजन। तो अपने हाथों को बहुत आराम दे दिया आपने, अब बिल्कुल रेडी हो जाइएगा अपने लाइव कमेंट्स के अंदर आंसर करने के लिए, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूं काफी सारे क्वेश्चन जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। अगर पहले आप आंसर नहीं भी कर पाते, इवन दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन आंसर जरूर करिएगा जितना भी टाइम मैं आपको देता हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपने ब्रेन के ऊपर अपने ब्रेन को प्रेशराइज करेंगे उस आंसर को ढूंढने के लिए। और आपके जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जहां पे बेसिकली आपकी मेमोरी और सारे फैक्ट सेव होते हैं, वो चीज रीस्टिमुलेट हो जाती है। और उसी चीज को, उन्हीं न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करना जरूरी होता है, ताकि इंफॉर्मेशन अच्छे से कंसोलिडेट हो जाए ब्रेन के अंदर और आपको एग्जाम में भी वो चीज याद रहे। इसी वजह से हम रिविजन करते हैं टाइम टू टाइम, ताकि वो ब्रेन सेल्स जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन के कनेक्शंस बने हुए हैं वो स्टिमुलेट होते रहे। एंड द फर्स्ट स्टिमुलेशन जो है वो अब हम करने वाले हैं। चलिए, शुरुआत हमारी किससे हुई थी? ग्लोबल एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में। और मैंने आपको बताया था, कौन लेके आता है? जल्दी से बताएंगे, कौन लेके आता है इसे? यस, यूएनईपी लेके आता है। और किस अग्रीमेंट के साथ हमें अपनी चीजों को अलाइन करना होता है और गैप्स को बताया जाता है? कौन सा अग्रीमेंट है वो? क्या नैरोबी एग्रीमेंट है? सो दैट इज द पेरिस एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैसे 2019 के डेटा की बात करी जाए तो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? बताएं। 3 साल से लगातार बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। देन इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था यूएनईपी की रिपोर्ट्स के बारे में। बताइए, फ्रंटियर रिपोर्ट कौन लेके आता है? यूएनईपी। क्या इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट, ये भी यूएनईपी लेके आता है? यस, ये रिपोर्ट भी यूएनईपी ही लेके आता है। जल्दी से मुझे किसी एक कैंपेन का नाम बता दे। मैंने आपको 6-7 कैंपेन्स के नाम बताए थे, जल्दी से बताएं। यूएनईपी के कैंपेन्स, यस, यहां पे बीट पॉपुलेशन, यूएन 75, ये सारे कैंपेन्स जो है यूएनईपी के द्वारा लाए गए हैं। वाइल्ड फॉर लाइफ के बारे में भी मैंने आपको बताया था। हेडक्वार्टर जल्दी से बताएं कहां पर है यूएनईपी का? नायरोबी, केनिया के अंदर, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सीसीपीआई को लेकर हमने डिस्कस किया था, तो क्या इंडिया का रैंक टॉप 10 में है? यस, इंडिया का रैंक टॉप 10 में। लास्ट ईयर क्या रैंक था हमारा? जल्दी से बताएं, 2019 के अंदर, बिल्कुल जल्दी से टाइप करें। यस, लास्ट टाइम हमारा रैंक था 9th। और स्वीडन ने क्या फर्स्ट रैंक यहां पे अचीव किया? नहीं, स्वीडन का रैंक फर्स्ट नहीं है, स्वीडन का रैंक है 4th, क्योंकि टॉप 3 पोजीशन के ऊपर कोई भी नहीं आया। बेयरशीट 2 किसका है? जल्दी से बताएं। बेयरशीट 2 है, यस यस, इजराइल का। जो बेयरशीट 1 था ये फेल हो गया था। और किस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए बताइए? ये सैटेलाइट के लिए है। यस, इट इज फॉर मून, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा था, मैंने आपको मैप दिखाया था, इजराइल के साथ किस किस की बाउंड्री टच होती है? लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट की होती है या नहीं होती? यस और नो में बताएं। इजिप्ट की बाउंड्री इजराइल के साथ टच होती है। यस, इजिप्ट की बाउंड्री भी इजराइल के साथ टच होती है। देन इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेके, जहां पे हमने डिस्कशन किया था आईसीपीडी, पीपीडी के बारे में, और साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए होता है। जल्दी से इसका सेक्रेटेरिएट मैंने आपको बताया था, बताएं कहां पर लोकेट करता है पीपीडी का सेक्रेटेरिएट? क्या इंडिया के अंदर है? क्या ढाका के अंदर है? यस, ढाका बांग्लादेश के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट लोकेट करता है। इसके बाद नायरोबी समिट के बारे में देखा था। यस, इसे ICPD+25 भी कहा जाता है। और मैंने यहां पे आपको 3 जो टारगेट्स थे वो बताए थे, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नायरोबी समिट और इंडिया का अलाइनमेंट देखा था, तो तीनों की तीनों चीजें जो है वो नायरोबी समिट के साथ अलाइन करती है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया के अंदर, मैंने आपको हमारे एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके द्वारा दी गई एक शब्द जो था, एक फ्रेज जो थी वो बताई थी। बताएं उसका नाम क्या था? कुछ समाधान जैसा कुछ याद आ रहा है? यस, मैंने आपको यही चीज आपको बताई थी, समाधान इज द करेक्ट आंसर। लास्ट में जल्दी से बताएं, सबसे ज्यादा वेट किसका होता है और कितना होता है? ग्रीन हाउस गैस का 40%। रिन्यूएबल एनर्जी का कितना वेट होता है? जल्दी से बताएं। सीसीपीआई के अंदर 20%। एनर्जी यूज का? यस। क्लाइमेट पॉलिसी का?
यस 20-20-20% तीनों का ही यहां पर वेटेज रहता है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो रिवीजन करके बहुत ही अच्छी चीज हुई है अभी, और इसके बाद भी कोशिश करिएगा एक दिन 24 आवर्स के बाद दोबारा से इसे रिवाइज जरूर करिएगा। और मुझे बताइएगा समाधान प्रोग्राम, देखिए मैंने आपको उसकी जो एक्सपेंशन थी वो तो बता दी, समाधान के बारे में मुझे एक लाइन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इफ यू वांट टू विन द फ्री पीडीएफ। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। Suppose you are the DM of a Naxal affected district. How would you manage such situation keeping the people of your district in mind? Explain in 150 words. तो अगर आप किसी एरिया के किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम है और वो डिस्ट्रिक्ट जो है नक्सल अफेक्टेड है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, काफी अच्छी चीजें यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं पीयर से इवैल्यूएशन कराना तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज नेटमॉक मेंस आंसर राइटिंग को टेलीग्राम पे सर्च करके वहां पर अपने आंसर्स पोस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपने 365 का कोर्स सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने exam.netmock.com का जो आपका डैशबोर्ड है वहां पर इसे आप पोस्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसको करेक्ट आंसर किया है आस्था कृष्णा ने, तो आस्था आप मुझे @prince_luthra पे बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम पे ही वो भेज दूंगा। आंसर्स जो भी आपने किए हैं, स्कोर जितना भी आपका रहा है उसको जरूर मेंशन करिएगा। टेलीग्राम से इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी सून, हैव अ नाइस डे।